सो आइए डियर स्टूडेंट थर्ड लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूव इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। जैसे प्रीवियस टॉपिक में आपने स्टडी किया था कि हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, और आपने ये भी देखा था कि एनएफए में एटलीस्ट 0 और मोर ट्रांजिशन हो सकते हैं और डीएफए में एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होता है करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये हमने देखा था। तो इसमें अब हमें एक चीज और समझनी है। जैसे मैंने डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए एक होता है डेड स्टेट और एक होता है डेड, यू कैन से डेड स्टेटमेंट, या आप कह सकते हो डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एनएफए के केस में ऐसा हो सकता है कि इनपुट तो 2 है, लेकिन एक स्टेट पे एक ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन और दूसरे के करस्पॉन्डिंग ना हो। दैट इज कॉल्ड डेड कॉन्फ़िगरेशन। डेड स्टेट का मतलब जो हम डीएफए में यूज करते हैं कि हर एक स्टेट से अगर इनपुट 2 है तो हर स्टेट से दोनों के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए, चाहे वो डेड स्टेट पर ही क्यों ना हो। वो वाला कॉन्फ़िगरेशन एनएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है, डेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये स्टूडेंट ने एक ने मुझसे क्वेरी करी थी, तो बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल अबाउट इट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। अगर ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। यही तो पर्पस होता है एनएफए और डीएफए का। लेकिन जैसे हमने देखा था कि जब हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करते हैं तो एनएफए के अंदर एन स्टेट्स हैं, तो डीएफए के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर n। यही चीज हमने समझी थी या नहीं समझी थी? यस, हमने इसी चीज को समझा था। तो अब अगर उतने स्टेट्स हो सकते हैं तो दोनों के इक्विवेलेंस को हमें बताना है। तो वो इक्विवेलेंस हमें ट्रांजिशन फंक्शन, अगर वो ट्रांजिशन फंक्शन इक्विवेलेंस की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, ये दोनों इक्विवेलेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थ्योरम बताता हूँ एंड उसके बाद उसका प्रूफ स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, लेट लैंग्वेज एल, जो कि एक कॉम्बिनेशन है सिग्मा, सिग्मा इज अ सेट ऑफ इनपुट्स, एंड सपोज एल इज एक्सेप्टेड बाय एनएफए एन, और एनएफए के अंदर कितने टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ डीएफए डी। डीएफए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डी से, जिसमें सेट ऑफ स्टेट क्यू डैश हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सिग्मा सेट ऑफ इनपुट्स रिमेन्स द सेम, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा डैश, क्यू नॉट डैश जो इनिशियल स्टेट है दैट मे बी सेम और डिफरेंट, और क्यू एफ डैश विल बी डिफरेंट। सो दैट आल्सो एक्सेप्ट्स एल। तो एक एनएफए के करस्पॉन्डिंग डीएफए एग्जिस्ट करता है जिसके में 5 टपल्स हैं। एक सिग्मा तो सेट ऑफ इनपुट सेम रहेगा, बाकी के टपल्स चेंज हो सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए एन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए डी। तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस थ्योरम। इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज इक्विवेलेंस थ्योरम। बात समझ में आ गई? और ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं जब हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन किया था। बट अगर एग्जामिनेशन में आता है स्टेट एंड प्रूव, तो स्टेट तो आप ऐसे ही करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट, जब हम प्रूफ की बात करते हैं, सिग्मा हमारा दोनों के केस में सेम है। क्यू डैश चेंज होगा। अगर क्यू डैश चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्यू डैश का ही पार्ट होगा क्यू नॉट डैश और क्यू एफ डैश। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है डेल्टा डैश जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको सेम करना। क्योंकि आपने देखा था कि जब एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करते हैं, अगर एनएफए में एन स्टेट्स होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग डीएफए में कितने स्टेट्स होते हैं, 2 टू द पावर एन स्टेट। डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपने देखा था क्यू इंटू सिग्मा टू। जैसे अगर हम रिकॉल करें, आपने देखा था कि सर डीएफए के केस में जो डेल्टा होता है क्यू इंटू सिग्मा टू क्यू होता है, और अगर हम उसी के करस्पॉन्डिंग एनएफए की बात करेंगे तो उसके अंदर जो डेल्टा होगा विच इज क्यू इंटू सिग्मा टू 2 टू द पावर क्यू, क्या होगा, 2 टू द पावर क्यू होगा। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो बेसिकली हमें इन दोनों डेल्टा को इक्विवेलेंट बताना है। यहाँ पे ये डेल्टा है एनएफए के केस में जो मैंने ऊपर कंसीडर किया, ये डेल्टा डैश है। तो इक्विवेलेंस के केस में हमारा डेल्टा और डेल्टा डैश क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, सर एनएफए और डीएफए क्या है, इक्विवेलेंट है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। आइए इसी को लेते हुए प्रूफ को समझते हैं। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर प्रूफ। आइए इस प्रूफ को लेके आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम पांचों जो टपल्स हैं डीएफए के, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि जो डीएफए के टपल्स हैं, डीएफए डी के अंदर जो डिफरेंट टपल्स हैं विच इज क्यू डैश, सिग्मा, क्यू नॉट डैश एंड से डेल्टा डैश एंड क्यू एफ डैश, इन टपल्स को आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रूफ तो किसको करना है, इसी पार्ट को करना है। ठीक है, लेकिन आइए समझ लेते हैं इनको, जो मैंने ऑरली एक्सप्लेन किया उसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए क्यू डैश इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ क्यू। किसके इक्विवेलेंट है, पावर सेट ऑफ क्यू के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ,
क्यू डैश इज इक्वल टू 2 क्यू। ये हमने ऊपर यहाँ पे भी समझी थी इस बात को। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट टपल जो डीएफए के अंदर है। जो डीएफए का क्यू नॉट डैश होगा, जैसे आपने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन किया था, तो जो एनएफए का इनिशियल स्टेट होता था वही डीएफए का भी इनिशियल स्टेट होता था। ये तो आपने देखा था। फाइनल स्टेट कैन बी डिफरेंट, क्योंकि आपने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में देखा था कि डीएफए में वो सारे स्टेट्स फाइनल स्टेट होते हैं जो एनएफए की फाइनल स्टेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट टपल। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हम फाइनल स्टेट की बात करते हैं, क्यू एफ डैश क्या होगा, हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में क्या करते थे, डीएफए के वो सारे स्टेट फाइनल स्टेट होते थे विच इनकॉर्पोरेट्स द फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए। तो क्यू एफ डैश इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स विच कंटेन्स द फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए। जो किसकी फाइनल स्टेट को कंटेन करता है, एनएफए की। तो देखिए हमने इसको डिस्कस कर लिया, हमने इसको डिस्कस कर लिया, हमने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ द पार्ट रिमेनिंग इज डेल्टा डैश विच इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। सिग्मा दोनों के केस में सेम है क्योंकि मैंने वहां पे डैश नहीं लगाया। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए डेल्टा डैश इज ए ट्रांजिशन फंक्शन फॉर डीएफए डी, जिस केस में आप देखेंगे कि डेल्टा डैश क्यू पे अगर कोई इनपुट ए अप्लाई करते हैं तो यूनियन होगा पी टू क्यू के, जिसमें डेल ऑफ पी ए होगा। क्या होगा, पी। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर ईच क्यू बिलोंग्स टू क्यू डैश एंड ए बिलोंग्स टू सिग्मा। सभी के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी, ये हमने देखा भी था। और ये तो सारे वो स्टेटमेंट है जो हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में किए हैं। एक्चुअल में प्रूफ तो अब हम देखना है, अब हमें शुरू करना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूफ इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने यहां पे भी आपको बताया था कि दिस इज द की कॉन्सेप्ट टू प्रूव द इक्विवेलेंस। तो इसको हम इंडक्शन मेथड से समझेंगे। इंडक्शन मेथड में पहले एक बेसिक स्टेप होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अगर हमने दोनों को कह दिया कि दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम क्या कह देंगे कि इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए डीएफए इज प्रूव। ठीक है, चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, ये यहां से हमारा प्रूफ शुरू होता है। नाउ वी विल प्रूव दैट del dash of q naught dash x is equal to del of q naught x for every x, that is ld is equal to l of n। किसकी बात कर रहे हैं, ld is equal to l of n की बात कर रहे हैं। चलिए, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप एंड देन फॉलोड बाय नेक्स्ट स्टेप विच इज द पार्ट ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में आपने डिस्क्रीट मैथ में या मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा कि पहले हम 0 के लिए अप्लाई करते हैं, फिर 1 के लिए अप्लाई करते हैं, या यूजुअली 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 के लिए एंड देन सो ऑन। तो वैसे ही हम बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, बेसिक स्टेप में हमने x को एज्यूम कर लिया कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। क्या है, दैट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो चलिए एम्प्टी स्ट्रिंग को लेके प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। आइए आगे बढ़ते हैं। और जब हम क्यू नॉट डैश पे एप्सिलॉन अप्लाई करेंगे तो आप किस पे रहेंगे, क्यू नॉट डैश पे। और अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारी क्यू नॉट डैश है वो क्यू नॉट डैश एनएफए से डीएफए कन्वर्जन करते हैं तो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इनिशियल स्टेट रिमेन्स द सेम। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू क्यू नॉट। ये आप जानते हैं जब डीएफए में कन्वर्जन करते हैं तो हर एक स्टेट को हम एज ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो क्यू नॉट है इसको हम रिवर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब इसको रिवर्स रिप्रेजेंट करेंगे, आइए इसका रिवर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए रिवर्स रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ डेल ऑफ क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन। यस, दैट्स ट्रू। और जब हमें पता है कि हमने x को क्या एज्यूम किया, एप्सिलॉन एज्यूम किया, तो आई कैन राइट इट एज क्यू नॉट कॉमा एक्स। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो बेसिक स्टेप में हमें पता चल गया कि डेल डैश ऑफ क्यू नॉट डैश एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ क्यू नॉट एक्स। ये हमें बेसिक स्टेप से पता चला। आइए सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इंडक्टिव स्टेप में ये कैसे इक्विवेलेंट प्रूव होगा। अगर ये इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएगा तो बेस्ड ऑन दैट वी विल से द एनएफए एंड डीएफए आर इक्विवेलेंट। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो उसके ट्रांजिशन फंक्शन है उनको इक्वल दिखाना है, क्योंकि डिफरेंस उन्हीं में ही होता है। चलो तो देखते हैं इंडक्टिव स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इंडक्टिव स्टेप की अगर बात करते हैं, एज्यूम दैट फॉर एनी y विद मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेल्टा डैश क्यू नॉट y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल ऑफ क्यू नॉट y। जैसे यहाँ पे हमने x कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे जो y है, y एक स्ट्रिंग है, मॉड ऑफ y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसा आपने डीएफए डिजाइनिंग में भी स्टडी किया है।
ये तो हुई कि हमने वाई की बात करी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सेट ऑफ कॉन्केटिनेशन या स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन को चूज करके प्रूफ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे लेट n इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, देन वी नीड टू प्रूव दैट फॉर अ स्ट्रिंग z विद मॉड ऑफ z इज इक्वल टू n प्लस वन। तो क्या होगा, डेल डैश क्यू नॉट डैश कॉमा z इज इक्वल टू डेल ऑफ क्यू नॉट कॉमा z। अब बात आएगी, यहाँ पे दो टर्म आ गई, एक तो हमने y की बात करी है और दूसरा z की बात करी है। तो आइए देखते हैं कहाँ हमें क्या कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेशन को यूज करके प्रूफ करना है। लेट अस अंडरस्टैंड। ये तो आप जानते ही हैं कि इंडक्टिव स्टेप में नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। अगर हमने बेसिक स्टेप में जीरोथ स्टेप की बात करी है या nth स्टेप की बात करी है, तो इंडक्टिव स्टेप में हम उसके नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। और अगर नेक्स्ट स्टेप में भी डेल डैश ऑफ क्यू नॉट डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल ऑफ क्यू नॉट एक्स, तो हम क्या कह देंगे जी, दोनों इक्विवेलेंट है। यही हमारा जो इंडक्टिव मेथड है वो यही चीज प्रूफ करने के लिए यूज होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि इफ वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग जेड एज द कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग वाई, और वाई की लेंथ क्या है, मॉड ऑफ एन है। फिर हमने एक सिंबल ए चूज किया और ए की लेंथ क्या हो जाएगी, वन, तो एन प्लस वन लेंथ हो गई बेसिकली, जो हम इंडक्टिव स्टेप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अल्फाबेट जो कि ए किसको बिलोंग करता है, सिग्मा को। सो और जेड की वैल्यू कितनी होगी, इट कम्स आउट टू बी वाई ए। जेड क्या हो गया, वाई ए। अब इस कॉन्केटिनेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो और हम ये प्रूफ करते हैं कि जो डेल्टा डैश ऑफ क्यू नॉट डैश कॉमा जेड है, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, डेल्टा डैश ऑफ क्यू नॉट कॉमा जेड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आइए इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। देन इट बिकम्स डेल्टा डैश ऑफ क्यू नॉट डैश कॉमा जेड को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वाई ए से। इस दिस जेड इज रिप्लेस्ड बाई वाई ए। ये बात समझ में आ गई। और कॉन्केटिनेशन में जब हम अप्लाई करते हैं तो एट ए टाइम एक ही इनपुट अप्लाई होता है, आपने देखा, और बाकी क्या होता है, उन दोनों का यूनियन होता है। सो लेट अस गो अहेड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम कॉन्केटिनेशन करते हैं तो पहले क्यू नॉट पे क्या अप्लाई होगा, वाई होगा, उसका ट्रांजिशन आएगा, फिर ए अप्लाई होगा। आई थिंक दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। सो लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, ये हम जानते हैं कि हमारा जो क्यू नॉट डैश है वो किसके इक्विवेलेंट है, क्यू के इक्विवेलेंट है। तो ये हमने क्यू नॉट डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट, जो हमने ऊपर एजम्पशन लिया और जैसे एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में भी देखा है कि दोनों का इनिशियल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस क्यू नॉट डैश इज रिप्लेस्ड बाय क्यू नॉट। ये तो हमने इसको देखा। फिर ऊपर मैंने एक एजम्पशन बताई थी यूनियन वाली, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनियन। तो डियर स्टूडेंट, ये यूनियन को जो हमने रिप्रेजेंट किया बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा डैश, ये मैंने यूनियन वाली डेफिनेशन आपको बिगनिंग में बताई थी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा डैश। ये बताई थी या नहीं बताई थी। आइए इसी को फॉलो करते हुए हमें अल्टीमेटली कंक्लूड करना है कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि वाई ए था, नाउ अब क्योंकि मैंने यूनियन यूज किया है तो आई कैन आल्सो राइट इट एज डेल ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए वाई। अब देखिए डेल्टा डैश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा बाय द डेफिनेशन जो मैंने अभी ऊपर आपको रिप्रेजेंट करी थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस ए वाई इज इक्वलेंट टू जेड। सो नाउ यू कैन राइट इट एज क्यू नॉट कॉमा जेड। ये आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली आपने चूज किया था कि डेल्टा डैश क्यू नॉट डैश जेड है। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। आपने ये प्रूव कर दिया बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। I think this is clear to everybody. So dear student, on the basis of that, we can say that NFA and DFA are equivalent. So dear student, DFA D accept a string x if and only if delta dash q naught x belongs to qf dash. यही हमने देखा कि वो किसको बिलोंग करता है, फाइनल स्टेट के सेट को, वो ट्रांजिशन उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग बिलोंग करता है। फ्रॉम द अबाउ इट फॉलोज दैट डी एक्सेप्ट एक्स। डी मतलब डीएफए भी उस एक्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ डेल ऑफ क्यू नॉट एक्स, अगर मैं उसका क्यू एफ के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वो फाई नहीं आएगा, क्योंकि जब एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करते हैं तो डीएफए के अंदर वो सारी स्टेट्स फाइनल स्टेट हो जाती हैं जो एनएफए की फाइनल स्टेट को इनकॉर्पोरेट करती हैं। सो देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल स्टेट इन व्हेन वी कन्वर्ट एन एनएफए इनटू द डीएफए। तो इसलिए उसका इंटरसेक्शन फाई नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई और यहाँ पे हमने प्रूफ कंप्लीट कर लिया है। बस अभी की स्टेटमेंट लिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। So dear student, this is the last statement. Hence, a string accepted by a DFA D if and only if it is accepted by an NFA N. तो दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए।
So this is the way how we can prove the equivalence of NFA and DFA. So dear student, यहाँ पे ओवरऑल आपने ये देखा कि जो डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है उनको हमें कैसे भी इक्विवेलेंट शो करना है. अगर हम उनको इक्विवेलेंट शो कर पाते देन वी कैन से दैट दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome and now you are able to state and prove equivalence of NFA and DFA.